हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मोशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोशन जो होता है हमारा, पहली बात तो मोशन होता है कि आपकी जब कोई भी बॉडी है हमारी, वो आपकी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं मोशन। तो आपका जब मोशन होगा, इसका मतलब क्या है कि मोशन जब भी होगा आपका, तो आपके जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर कर। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट है ये मेरा, और ये मेरा पॉइंट बी हो गया हमारा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है और 2 सेकेंड्स का टाइम लगा, 3 सेकेंड्स का टाइम लगा, जितना भी टाइम लगा, तो इस 3 सेकेंड के इंटरवल के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मोशन में था। ठीक है। अब मोशन जो होता है वो एक आपका हमेशा रेफरेंस के साथ चलता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर एक पोल ले लिया, तो एक पोल है यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा था, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और जनरली इस रेफरेंस पॉइंट को हम स्टेशनरी लेते हैं, रेस्ट पर लेते हैं। देखो मोशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है आपका, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, आपका कर्विलिनियर मोशन हुआ करता था। रेक्टिलिनियर मोशन जो कि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन रहता था, जो कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या है, सीधी, बिल्कुल सीधा आपका क्या रहता था, उसका पाथ रहता था। लेकिन इस नाइन्थ क्लास के अंदर हमें जो टाइप्स पढ़ने हैं वो क्या है आपके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जब कोई आपका ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो कवर करता है। देखो जैसे क्या हुआ, मैंने एक आपका पाथ ले लिया, जिसके अंदर से मैंने आपके जो टाइम गैप्स थे, मतलब जो इंटरवल्स थे, वो उनको डिफरेंशिएट किया, हर एक को वन 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 सेकेंड में किया। और मैंने कही कि मेरे हर एक सेकेंड में जो है ऑब्जेक्ट 5 मीटर चल रहा है, तो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हर सेकंड में इक्वल ट्रेवल हो रहा है हमारा। तो इस तरह का जो मोशन होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसलिए यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जिसके ऊपर हमारे जो वाई एक्सिस होता है, इसके ऊपर हमारी डिस्टेंस रहता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम रहता है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है यूनिफॉर्म मोशन की। तो आपका इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में आपका कवर करता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में उल्टा होता है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म में आपका इक्वल इंटरवल्स में, मतलब वन वन सेकंड का गैप रहेगा आपका, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं। मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर पार किया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पार कर लिया, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर पार करा हमने। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। इसलिए इसका जो रफ ग्राफ मैंने आपको ये दे रखा है, जो ग्राफ होता है वो आपका हमेशा कर्व आता है इसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, वो है हमारा क्वांटिटीज। देखो क्वांटिटीज जो होती है हमारी, वो जनरली किसी भी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो जनरली क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे स्केलर क्वांटिटीज, और एक होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है हमारा, इसमें आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस क्या है मेरा, कि मैंने लिख दिया 20 या फिर 2 मीटर। मैंने 2 मीटर लिखा, तो जो इसमें ये जो 2 है, ये उसकी मेजरमेंट है कि हमने 2 मीटर चला तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है हमारा, या डिस्टेंस जितना हमने ट्रेवल किया वो है 2। लेकिन ये जो मीटर है, ये यूनिट होती है इसकी। तो आपके
क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, पहला होता है हमारी मेजरमेंट और दूसरा होता है हमारा यूनिट। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर जो आपकी यूनिट होती है वो डिफरेंट रह सकती है हमारी। जैसे आपको पता है डिस्टेंस के लिए हम मीटर भी इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी यूनिट्स इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर दो ही पार्ट रहेंगे, हमेशा दो पार्ट रहेंगे। एक आपका क्या रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, और दूसरा यूनिट रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो वो इस यूनिट को नहीं लगाते हैं, जिसके कारण आपके यहाँ से जो ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है, या फिर मैं कहूं जो आपके मैग्नीट्यूड की जो डेफिनेशन है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे आपका यूनिट का ध्यान जरूर रखते हैं क्वेश्चनों के अंदर। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। तो इसके पास इन चीजों के पास सिर्फ क्या होती है, हमारी मैग्नीट्यूड होती है और कुछ नहीं होता। वहीं पे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके साथ मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब इतना काम तो इनके पास है ही है, लेकिन इनके पास एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। जो ये डायरेक्शन होती है हमारी, ये आपको क्या बताती है कि हमारी जो बॉडी मूव कर रही है वो किस तरह से मूव कर रही है, या फिर मैं कहूँ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपका जैसे मैंने 2 मीटर लिखा और इसमें मैं ऐड कर दूं टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आपकी जो बॉडी अब यहाँ पर क्या है, और ज्यादा आपको डिफाइंड है चीजें कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टूवर्ड नॉर्थ में। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। 2 मीटर जो है वो आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी आपका डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या थी। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट, देखो दोनों चीजें एक ही होती है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है हमारा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको सेम कही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की डेफिनेशन सेम है, आपकी कंसेप्ट दोनों अलग अलग होते हैं हमारे। डिस्टेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है कि आपका एक बॉडी है हमारी, वो ट्रेवल कर रही है, मान लो इस पाथ में इस तरह से कहीं मूव कर रही है आपकी। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई आपकी। तो यहां से जब वो यहां तक मूव कर रही है तो उसने कर्व पाथ लिए आपके, कई जगह स्ट्रेट चली, कहीं कुछ चला। तो इन सारों का जब मैं क्या करता हूँ, टोटल आपका लेंथ नाप लेता हूँ, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। या फिर मैं कहूँ ये जो आपका डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या, इस पूरी लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आ, इसकी यूनिट की, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट रहती है वो हमेशा मेरी मीटर रहती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सॉरी यहाँ पे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट, इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है आपका। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है और जो ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कि आपका हमेशा हमेशा ही क्या रहती है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है। तो ये जो पाथ होगा ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन होती है कि ये ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है हमारा, तो इसीलिए ये हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। और क्योंकि ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस ही है एक तरह का, तो इसीलिए इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर्स ही होती है। इसलिए मैंने आपको कही थी कि ये लगभग सेम ही होती है, क्योंकि इनकी ऐसा यूनिट्स सेम होती है हमारी। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हमारा उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन होती है वो इंक्लूड होती है। देखो डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट हो जाए। मतलब आपकी जो बॉडी है वो घूम फिर के आपकी उसी पोजीशन पर पहुंच जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो उसे हम वहां पर हमारी जो वो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी।
तो क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो शॉर्टर डिस्टेंस आपका जीरो ही रहेगा कि बंदा वहां से हिले ही नहीं। तो आपका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वहां पर क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। अब बात आती है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, या फिर मैं कहूँ लीनियर मोशन में है, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपका उसमें उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहता है। तो आप इसमें एग्जांपल आपका हाईवे का भी ले सकते हो कि एक कार है हमारी जो कि हाईवे पे आपकी मूव कर रही है, तो उस केस में हमारा जो आपका मोशन होता है वो कैसा होता है हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। और उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रखा होता है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया आपके सी तक जाने के लिए, तो यहाँ पर दो पाथ है हमारे, ए बी और फिर बी से सी, और दूसरा है हमारा ए से लेके डायरेक्ट सी तक जाना। तो हमने ए पहले चुना ए से बी तक जो कि 3 मीटर्स का माना हमने, और बी से सी तक हमने 4 मीटर्स का मान लिया। तो ये जो आपके टोटल हुआ, ये कितना हुआ हमारा, 7 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम देखें ए से सी अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हूं तो मेरा सिर्फ 5 मीटर ही जाएगा। तो यहां पर जो ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ स्ट्रेट लाइन पाथ वाला जो था मेरा, वो आपका 5 मीटर्स का हुआ। तो 5 मीटर्स का मतलब है कि ये जो 5 मीटर हुए ये मेरी हो गई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो 7 मीटर्स हुए ये हो गया मेरा डिस्टेंस। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी की और स्पीड की। जैसे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था आपका, वही आपका डिफरेंस आपका वेलोसिटी और स्पीड में भी होता है। देखो पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड जो होती है हमारी, वो क्या होती है कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल आपका एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं स्पीड। किसी भी बॉडी की स्पीड डिफाइन कैसे करी जाती है कि उसने कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, अब यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, आपका 1 आवर भी हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसको लिखने का एक तरीका और होता है कि हम मीटर लिख लें और उसके बाद सेकंड लिखें यहाँ पर, और इसके ऊपर पावर में -1 लगा दे। तो इस तरह से भी इसको लिखा जाता है आपका। हमारे पास जो स्पीड नापने के लिए आपके पास टूल होता है, या फिर मैं कहूँ जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ओडोमीटर कहा जाता है। ये दोनों आपके व्हीकल्स में लगे हुए होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अब स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था। देखो वेलोसिटी में भी आपका जो एसआई यूनिट रहता है वही सेम रहता है आपका, जो कि आपका स्पीड का था, मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है जो कि डिफरेंस हो जाता है हमारा। लेकिन मेन बात आती है इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट टाइम में इसने ट्रेवल किया है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी आपकी हुई है, ठीक है ना, जो वेलोसिटी आपकी आई है वो किस तरह से आई है आपकी, कि आपका जो डिस्टेंस आपकी बॉडी ने ट्रेवल किया 1 यूनिट टाइम में, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी डायरेक्शन। और आपको पता है डायरेक्शन जब आपकी सॉरी डिस्टेंस जब डायरेक्शन के साथ जुड़ता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, अपना डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। एवरेज स्पीड होती है और एक होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, अब एक ऑब्जेक्ट है हमारा,
मान लो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहा था आपका, जैसे एक बार वो इस तरह से चला और ऐसे मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो एक बार तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक बार ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर, मतलब कुछ पॉइंट्स पर चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि आपके स्पीड के अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होती, तो यहां से लेकर यहां तक का जितना भी टोटल डिस्टेंस था इसका, वो नाप कर इसको टू से डिवाइड कर देते, सॉरी टू से कह रहा हूँ, टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाती है। मतलब स्पीड, एवरेज आपकी स्पीड कैसे निकलती है कि आपका टोटल डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, उसको जब हम टोटल टाइम से, मतलब जितना भी टाइम उसको कवर करने में लगा है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या आ जाता है, हमारा एवरेज स्पीड आ जाती है। वहीं पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में हम कुछ नहीं करते, एवरेज वेलोसिटी में जो कि हमारे ए, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए था आपका और एंडिंग पॉइंट बी आ गया हमारा। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे जो हमारा ए पॉइंट है, वहां पर जो आपकी स्पीड है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। मतलब जो इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से जो आपकी स्पीड थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो फाइनल पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी थी उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपके इनिशियल और फाइनल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेलोसिटीज को और टू से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, जनरली एक्सेलरेशन रहता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक मिनट, इसमें टाइम नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब टाइम के साथ ही होता है आपका, तो ये टाइम हटा देना यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया है आपका कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने लिखा है, तो ये जो रेट होता है हमारा, इसमें टाइम इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो उसमें आपको टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर रेट आपको नहीं इंक्लूड करना तो उसमें क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस जो थी, ये दो डेफिनेशंस है एक्चुअली, जिसमें हमने रेट, या तो आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, कि जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से। तो यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसको लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, वैसे ही इसके भी लिखने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो हमारा दे रखा है मैंने आपको, और एक होता है कि हम पावर में -2 लगा दें। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी इंक्लूडेड होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि वो हमारा वो एक्सेलरेशन जिसके अंदर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी रहती है वो आपकी इक्वल रहती है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है आपकी, वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जितने टाइम, मतलब एक सेकंड में आपका जो मान लो चेंज आ रहा था वो 1 मीटर पर सेकंड का था, पहले आपकी 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से मान लो चेंज आ रहा है आपका, तो हर बार 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उल्टे की, तो आपका क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती है, जिसके अंदर आपके जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो इक्वल नहीं रहती है टाइम इंटरवल्स के साथ। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को रखा जाता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या रखा जाता है, आपका टाइम रखा जाता है।
तो यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने शुरुआत में भी ग्राफ बनाया था आपका, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का बनाया था, सेम ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का भी होता है। और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसके अंदर आपका ये ग्राफ रहेगा। और रेस्ट, इसमें रेस्ट पर ये किस तरह से आपका ये बना रखा है, आप एक बात देखें यहां पर, इस पॉइंट पर मान लो हमारा जो डिस्टेंस था या फिर वो था हमारा 20, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 20 मीटर पर खड़ा था। टाइम बीत रहा है, वो उसी 20 मीटर पर खड़ा है। टाइम और भी था, अभी भी उस 20 मीटर पर ही खड़ा है। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर होता है, और इस तरह से इसका ग्राफ जो होता है वो ये बनता है हमारा रेस्ट का। वहीं पर बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है जनरली हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो जब हम इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप जो निकालते हैं उससे हमें एक्सेलरेशन पता चलता है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन रहता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जो कि आपका कर्व रहता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप की, तो वो आपको स्पीड के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास आपका उसका था पैरेलल लाइन का वो था, ग्राफ था आपका अभी पिछले उसके अंदर, वैसे आपका वीटी ग्राफ के अंदर भी होता है, जो कि क्या होता है हमारा इसमें, लेकिन ये आपका रेस्ट के बारे में नहीं बताता। इसमें आपको क्योंकि वेलोसिटी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी को बताता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट पर नहीं है बॉडी, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो ना ही बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी, एक कंसेप्ट और होता है हमारा जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, जब हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगी हमारी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाए, मतलब हमने ब्रेक अप्लाई करी है या गाड़ी को स्लो किया है हमने, तो फाइनल वेलोसिटी स्लो उसमें कम हो जाएगी और इनिशियल ज्यादा हो जाएगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उस केस के अंदर उसको रिटार्डेशन कहा जाता है, या डीसेलरेशन भी कहा जाता है, या आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप उसे कह सकते हो। यूनिट्स वगैरह सब सेम रहेगी क्योंकि वो भी एक एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन उसके अंदर आपका एक नेगेटिव साइन लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने ऊपर थ्रो कर दिया, तो ऊपर अब वो हमने फेंक दिया, तो आपको पता है उसकी स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्लो होती चली जाएगी। तो इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रही है हमारी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वहीं पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिर दूं, या फ्री फॉल जिसको हम कहते हैं, फ्री फॉल में गिर दूं उसको मैं, तो वो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। इस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगी हमारी। अब बात करते हैं इक्वेशंस की, कि आपकी मोशन की इक्वेशन होती है अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो आपका जो इक्वेशंस होती है कुछ मोशन की, जो कि मैंने आपको लिख के दे रखी है, ये तीन इक्वेशन होती है। v इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में टू ए एस। देखो, इसमें मतलब क्या है, मैंने लिख के क्या दे रखा है आपको ये, इसमें ये आपको क्या है कि जब आपका बॉडी जो है वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन हो रही है वो आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, तो उनके लिए हम ये जो फॉर्मूलाज है ये अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे आए हैं ये मैंने आपको डेरिवेशन दे रखी है लास्ट में, ग्राफिकल मेथड से दे रखी है मैंने आपको, उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आगे चलते हैं सर्कुलर, आपके सर्कुलर मोशन के ऊपर।
देखो सर्कुलर मोशन जो होता है जनरली आपकी, जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है या सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जो सर्कुलर मोशन होता है हमारा, वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहता है अगर उसमें जो आपकी स्पीड है वो सेम है तो, या फिर आपकी जो स्पीड होती है वो चेंज नहीं भी हो रही है तो भी आपकी जो आपका जो मोशन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक बात देखिए, जब आप सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, जब आप एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं तो आपकी हर एक पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, क्योंकि आप तो जब भी कहीं से भी मूव करोगे तो आप हमेशा बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हो। लेकिन क्योंकि एक सर्कल के अंदर दो फोर्सेस लगती है, ये आपको पता होगा। एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, एक होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ लगती है हमारी, जो कि हमें अट्रैक्ट करती है, और इसी के कारण हम एक सर्कल में मूव कर पाते हैं। तो इस कारण से हमारी देखो हर पोजीशन, आपके पॉइंट के ऊपर हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, अंदर की तरफ मूव करते रहते हैं हम। इसीलिए इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल जो कि हमें सेंटर की तरफ अटैक करता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमें सेंटर से बाहर की तरफ फेंकता है, मतलब सर्कल से बाहर फेंकता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी ज्यादा होती है सेंट्रीफ्यूगल से, तो हमारा बॉडी जो है वो सर्कुलर आपका मोशन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाती है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर चला जाएगा, सर्कल में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब डेरिवेशंस की बात करते हैं। यहां तक ये आपकी थ्योरी खत्म हो गई है। डिराइव करेंगे अब हम अपने तो इन फॉर्मूलाज को। आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी, कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी और एक आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी में से अगर हम फाइनल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं तो ये आएगा हमारा v माइनस यू, जो मैंने लिख रखा है ये हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है ये? चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मान लो ये जो चेंज आया है हमारा वो कितने टाइम पीरियड में आया है हमारा? टी टाइम पीरियड में आया है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर मैंने आपको ये तीनों इक्वेशंस निकाल रखी है। स्लोप निकाला मैंने इसका। स्लोप कैसे निकालते हैं कि हम अपने वेलोसिटीज को, जो ये चेंज आया है इसको ऊपर रखेंगे और जो टाइम में चेंज आया है उनको नीचे रखेंगे। तो v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, तो ये आपका v माइनस यू अपॉन टी आ गया। और यहां से हमारी जो डेरिवेशन है वो v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी की आ जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहां से अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, अगर हम इस लाइन के अंडर का जो एरिया है, ये जो लाइन है बीच में, ये जो आपकी स्लोप जा रही है, इसके नीचे का जो एरिया निकालते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप एक बात देखो ना, यहाँ पे वेलोसिटी है ये और नीचे टाइम है, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा। ठीक है। वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो इसमें हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये ट्रेपेजियम है, तो एक तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाकर, और दूसरा है कि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक ट्रायंगल हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया। तो दोनों मेथड से हम क्या निकालेंगे, एक एक बार फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है, मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऐड कर दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है। और ये होता है आपका बेस इनटू में हाइट। ठीक है ना।
तो रेक्टेंगल के अंदर जो हमारा यहाँ पर बेस हो जाएगा या ब्रेथ हो जाएगी जो हमारी, आप कोई भी ले सकते हो। हाइट यहाँ पे आपके वो है, लेंथ है, ठीक है, या ब्रेथ भी ले सकते हो आप, जो चाहे वैसे ले सकते हो आप इसको। मैंने बेस इंटू हाइट डाल रखा है, जनरली आपके पैरेललोग्राम्स का एरिया रहता है ये हमारा, ठीक है ना। तो ईडी जो हमने दे रखा है यहाँ पे, ईडी हो गया, और एक हो गया हमारा सी डी, ठीक है, ये हमारा ईडी है और ये हमारा सी डी है। तो ईडी आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा टी है, और ये जो है आपका सी डी, ये आपका यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये यूटी आ जाएगा, और हाफ हमने पीछे लगाई रखा है। जो बेस है इसका, ट्रायंगल का बेस जो होगा वो हमारा टाइम टी हो जाएगा, और बीसी जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, जो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी था। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखता हूं अपनी, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मैं v माइनस यू को, ये जो v माइनस यू है आपका, इसको एटी जो मैंने लिखा था यहाँ पर, क्या इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं? क्योंकि आपका सेम ग्राफ है तो मैं ऊपर से ही आपकी वैल्यूज को उठा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एटी मैंने पुट करा, तो यहाँ से मेरी जो आपकी क्वेश्चन आ गई वो क्या आ गई, एस इज इक्वल टू में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में जो हम एरिया निकालेंगे वो आपके ट्रेपीजियम के एरिया से निकालेंगे। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, ठीक है, जो कि जनरली हाइट रहती है आपके ट्रेपीजियम की, ठीक है ना। तो जब हमने सम किया दोनों पैरेलल साइड्स का, ई एफ और बी डी को हमने ऐड करा, और ई डी से इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ जो है आपका, देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, ये रहा आपका ई एफ, ठीक है, और ये रही आपकी ये साइड दूसरी वाली, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है ईडी हमारा, ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। तो ई एफ जो है हमारा यू हो जाएगा, और बीडी जो है वो वी हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर ईडी जो है वो हमारा टाइम टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू में यू वी, यू प्लस वी, और टी के लिए मैंने टाइम फर्स्ट इक्वेशन से उठाया है, वी माइनस यू अपॉन ए, इसको पुट किया मैंने यहाँ पर, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। तो इस तरह से हमने जो तीनों आपकी इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। आप प्लीज इसको पूरा पढ़ें, एनसीईआरटी से भी पढ़ें, और जो आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं उससे भी एक बार इसको जरूर रीड करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे डाल सकते हो। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।